स्वागत है आप सबका हिंदी ज्ञान चैनल में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आज की क्लास में हम बताएंगे आपको काल की परिभाषा, काल के भेद। ये क्लास यूपी टीईटी पीजीटी, यूपी पुलिस, एसआई, दरोगा, टेट, सुपर टेट आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। काल। काल शब्द का अर्थ होता है समय, मौत या यमराज। काल शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? समय, मौत या यमराज। परिभाषा अगर हम देखते हैं तो समय का बोध कराने के लिए क्रिया रूप परिवर्तन या क्रिया का रूपांतर ही क्या काल कहलाता है। समय का बोध कराने के लिए क्रिया रूप परिवर्तन। परिभाषा समय का बोध कराने के लिए क्रिया रूप या परिवर्तन क्रिया रूप या परिवर्तन क्रिया के रूप परिवर्तन या रूपांतर को काल कहते हैं। रूप परिवर्तन को या फिर रूपांतर को, क्रिया के रूप परिवर्तन को, थोड़ा शुद्ध कर लेते हैं। क्रिया के रूप परिवर्तन को काल कहते हैं। काल के भेद की बात करें तो काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद। नंबर 1 भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। तो काल के अगर भेद पूछता है तो काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब क्रम वाइज से हम देख लेते हैं। नंबर 1 भूतकाल। भूतकाल इसकी पहचान है, भूतकाल की पहचान है कि धातु के अंत में या तो या होगा या यही या ये, ई, आ, चुका, चुके आदि शब्द लास्ट में आते हैं। तो पहले परिभाषा देखते हैं भूतकाल की। इस काल में कार्य बीते हुए समय में कर लिया गया होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? भूतकाल। अब भूतकाल के जो हैं वो 6 भेद हैं। भूतकाल कितने भेद हैं? 6। भूतकाल के 6 भेद हैं। इसमें पहला है सामान्य भूतकाल। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है कि इससे बीते हुए समय का बोध होता है। सामान्य भूतकाल से बीते हुए समय का बोध
होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, परंतु ये पता नहीं चलता, परंतु यह पता नहीं चलता कि परंतु ये पता नहीं चलता कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ, कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ। इस काल में ये पता नहीं लगता है कार्य हमने कब समाप्त किया। तो सामान्य भूतकाल में कार्य के पूरे हो जाने का साधारण ढंग से बोध तो होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि कार्य हमारा पूरा कब हो गया। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी, मैंने कल गाड़ी चलाई थी, मैंने कल गाड़ी चलाई थी, मतलब कार्य की ये तो बोध हो रहा है कि काम हमारा हो गया, लेकिन समय निश्चित नहीं है कि कब कार्य हमारा पूरा हुआ। वह अपने मित्र के साथ घूमने गया था। दूसरा वाक्य, वह अपने मित्र के साथ घूमने गया था, घूमने गया था, लेकिन ये क्लियर नहीं कि कब घूमने गया था। दूसरा भाग है इसका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निकट भूतकाल में, निकट ही भूतकाल में यानी कुछ ही समय पहले, भूतकाल में कुछ ही समय पहले संपन्न हुआ है, संपन्न हुआ है। निकट ही भूतकाल में कुछ ही पहले काम समाप्त हुआ है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आ गया है, राम आ गया है, राम आ गया है। वह अभी, दूसरा वाक्य है वह अभी गया है, अभी गया है। इस काल में भूत वर्तमान दोनों का संबंध रहता है। इस काल में भूत व वर्तमान दोनों का संबंध रहता है। नोट करके लिख लो यहाँ पर, इस काल में भूत व वर्तमान दोनों का संबंध रहता है। फिर से देखो, आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य निकट भूतकाल
में कुछ ही समय पहले संपन्न हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आ गया है, अभी अभी आया है, वह अभी गया है यानी अभी अभी गया है, तो इसका संबंध वर्तमान काल और भूतकाल दोनों से रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल बोलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, इससे ये बोध होता है कि इससे यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त, कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, इसलिए क्रिया का संबंध वर्तमान काल से नहीं रहता है, इसलिए क्रिया का संबंध वर्तमान काल से नहीं रहता है। इसमें क्रिया का संबंध वर्तमान काल से नहीं रहता है। जैसे उसने सच कहा था, जैसे उसने सच कहा था, वह काम कर चुका था, वह काम कर चुका था, मतलब कार्य जो है पूरा हो चुका है, यहाँ पर कार्य जो पूरा हो चुका है, मतलब इस काल से ये बोध होता है कि भूतकाल में ही काम हमारा समाप्त हो चुका है, तो वह काम कर चुका, भूतकाल में हमारा काम समाप्त हो चुका है। वह कल आ गई थी, वह कल आ गई थी। इस प्रकार वाक्य जो आते हैं वो काय में, पूर्ण भूतकाल में आते हैं। अब तीसरा के बाद चौथा नंबर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इससे ये बोध होता है कि इस काल से यह बोध होता है कि इस काल से ये बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु उसके पूरे होने के बारे में, किंतु उसके पूरे या पूर्ण होने के बारे में, किंतु उसके पूर्ण होने के बारे में पता नहीं चलता, बारे में पता नहीं
चलता है। जैसे वह गाता था, जैसे वह गाता था, सुनीता आ रही थी, आ रही थी, मैं पढ़ रहा था। कार्य के पूर्ण के बारे में पता नहीं कि कब समाप्त होगा। कार्य भूतकाल में शुरू तो हो चुका होता है, लेकिन कार्य का ये पता नहीं होता है कि इसका कार्य कब समाप्त होगा। तो जहाँ पर समाप्ति का पता ना हो तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल की रचना 3 प्रकार से होती है। एक तो धातु में ता था जोड़ देते हैं, ता था, ते थे या ती थी शब्दों को जोड़ देते हैं। अथवा धातु में रहा था, रहे थे, रही थी जोड़ देते हैं। तीसरा है अथवा धातु में ता आ रहा था, ते आ रहे थे और ती आ रही थी। इस प्रकार के शब्दों को हम जोड़ करके अपूर्ण भूतकाल की रचना को हम कर देते हैं। अब 5वां नंबर देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। पांचवा नंबर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, इसमें अनुमान का बोध होता है। इस काल में अनुमान का बोध होता है। अनुमान का बोध होता है। संदिग्ध भूतकाल में अनुमान का बोध होता है और क्रिया के होने में संदेह का भाव और क्रिया के होने में संदेह का भाव होता है। भाव होता है। क्रिया के होने में संदेह का भाव होता है। इसलिए ऐसी क्रिया में ये स्पष्ट बोध नहीं होता कि तुमने, जैसे तुमने देखा होगा है, तो इसमें अवश्य है, शायद है, निश्चित है, इस प्रकार संदेह सूचक शब्द इसमें पाए जाते हैं। जैसे वह अवश्य ही आया होगा, संदेह का भाव होता है। जैसे वह अवश्य ही आया होगा, अवश्य ही आया होगा। तो अवश्य तो है, लेकिन फिर भी संदेह है, आया होगा या नहीं भी आया होगा। तो जहाँ पर संदेह का भाव, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। शायद वह चला गया होगा, शायद वह चला गया होगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। तो इसमें देखो स्पष्ट बोध तो नहीं होता है, तो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। जैसे उसने पढ़ा होगा, अब इसमें संदेह है कि पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। तो अवश्य, शायद, निश्चित या संदेह की भावना पर जोर दिया जाता है। नोट करके लिख लो। इस काल में
अवश्य, संदेह, काल में अवश्य, संदेह, शायद या निश्चित, शायद या निश्चित शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः, अधिकांशतः होता है, अधिकांशतः होता है। कहने का मतलब क्या है कि इन शब्दों की भावना पर जोर दिया जाता है। अवश्य, संदेह, शायद या निश्चित शब्दों की भावना पर बल दिया जाता है, तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अब छठा लास्ट नंबर है हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। इस काल में यह बोध होता है कि इस काल में वो होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था, कि जो काम भूतकाल में होने को था वह इसलिए नहीं हो सका, वह इसलिए नहीं हो सका, वह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए कार्य नहीं हो सका। कहने वाला क्या है कि पहला कार्य, भूतकाल का कोई भी कार्य किसी शर्त पर निर्भर करता है। हेतु मतलब कारण, मतलब कार्य के होने का कोई ना कोई कारण होता है, कारण पर निर्भर करता है, और अगर कारण पूरा नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। जैसे अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। दूसरा उदाहरण देखो, अच्छी वर्षा होती तो उपज भी अच्छी होती, तो अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब पास होना जो कार्य किस पर निर्भर है, शर्त पर, क्या है कि पढ़ने की शर्त पर। तो पढ़ने की शर्त पर कार्य होने का, पास होना निर्भर है। ऐसे ही अच्छी उपज किस पर निर्भर है, अच्छी वर्षा पर। तो कार्य का कोई ना कोई हेतु या कारण होता है तभी कार्य होता है, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई शर्त लगी होती है, और जब शर्त लगी होती है
तो शर्त के बिना वो कार्य नहीं हो पाता है। तो उसी को हम कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। तो आज की ये क्लास रही भूतकाल की, और अगली क्लास में वर्तमान काल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।